अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले रिपोर्ट्स भी आपको प्रोवाइड कर दी हैं, होपफुली कि आपको मिल गई होंगे, ये क्लास के बाद मिल जाएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो कम ही आया, लेकिन भारत इसको करके अच्छी तरह जाना मुश्किल नहीं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नॉन एज, जैसे मैंने आपको बताया था, बैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम वैक भी कहते हैं। वेरी फेमिलियर वर्ड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेसिकली ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट पहले अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज अ वैक? WACC, वैक। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जो है, जिसको आप कहते हो कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी बिजनेस के अंदर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कहाँ से लाओ? देयर आर टू सोर्सेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। One source is very simple, raising funds with the help of equity, यानी हमारे पास इक्विटी होगी, शेयर्स के थ्रू हम इशू कर सकते हैं। जैसे मैं ब्रैकेट में आसानी के लिए आप लोगों की शेयर्स भी लिख देता हूँ। यानी एक तो तरीका ये है कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो बिजनेस में पैसा लगाना है आपने, वो शेयर्स के थ्रू भी लगा सकते हो और डेट के थ्रू भी आप ले सकते हो, यानी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स वगैरह। अच्छा, अब इस पे जो आप पे करते हो ना इक्विटी पे, दैट इज डिविडेंड। इस पे जो हम पे करते हैं दैट इज डिविडेंड। और डेट पे जो आप पे करते हो, दिस इज नॉन एज इंटरेस्ट। अच्छा, अब 1% डिविडेंड की होती है, 1% इन्वेस्टमेंट की होती है। सपोज हम कहते हैं जी हम 15% डिविडेंड पे कर रहे हैं और 9% डेट पे कर रहे हैं। अब इनको, इनके दरमियान ये जो हमने 9 और 15 लिखी है, इसको जब मैं एवरेज में कन्वर्ट करूंगा, एवरेज में, और नॉट ओनली एवरेज, दिस इज अ वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में फर्क क्या है, इसको हम देखते हैं कि देखिए जो सिंपल एवरेज है वो तो हम सिंपल ये करेंगे 15 + 9 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज अ सिंपल एवरेज, ठीक है। लेकिन अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ वेटेड एवरेज मेथड, तो फिर हमें इसका प्रपोर्शन भी देखना है, यानी कितने परसेंट आपने इन्वेस्टमेंट इक्विटी की हुई है, परसेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी डेट की परसेंटेज में। इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, अब इन तमाम चार फैक्टर्स की वजह से, ये चार फैक्टर अगर आप देखो बढ़ के, एक परसेंटेज ऑफ इक्विटी, नंबर 2 परसेंटेज ऑफ डेट, नंबर 3 कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड नंबर 4 कॉस्ट ऑफ डेट। अगर इन चारों को कंबाइन करूंगा तो इट बिकम्स अ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पहली चीज जो हमें सीखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग जो हमें सीखनी है, दैट इज नॉन एज दिस वन। ये जो 15% है, दिस इज नॉन एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये गिवन नहीं होगा, समटाइम हमें ये खुद कैलकुलेट करना। अगर तो गिवन है तो फिर तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन समटाइम हमें खुद कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसको RE से भी हम डिनोट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और KE से भी डिनोट करते हैं, जैसे मर्जी कर लें। मतलब मुख्तलिफ बुक्स पढ़ेंगे तो मुख्तलिफ तरीकों से लिखा होगा। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी या कॉस्ट, के से कॉस्ट हम पढ़ते हैं इसमें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। इसकी मदद से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे, और फिर ये जो 9% है, दैट इज नॉन एज कॉस्ट ऑफ डेट। जिसको हम RD या KD जैसे कॉस्ट ऑफ डेट।
तो अभी हम सबसे पहले जो मैं लूंगा आपके सामने, दैट इज नॉन एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हाउ कैन वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी हम ये कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, फर्स्ट मेथड होता है हम इसको हम कहते हैं डीबीएम, यानी डिविडेंड वैल्यूएशन डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने मेथड कौन सा दिया। आपको वो नाम नहीं यूज करेगा, बट डेटा देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। हर वो क्वेश्चन जिसके अंदर डिविडेंड गिवन होता है, डिविडेंड गिवन हो, उसको हम डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड का नाम दें। ठीक है, उसके बाद ये जो डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड, ये भी दो तरीकों से कैलकुलेट किया जाता है। एक विदाउट, से विदाउट ग्रोथ एंड विद ग्रोथ। यानी विदाउट ग्रोथ और विद ग्रोथ, दोनों से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा मेथड जो होगा हम यूज करेंगे, द सेकंड वन इज वेरी फेमस, CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसमें भी हम एक फॉर्मूले के थ्रू हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे। तो अब हम एक एक मेथड डिस्कस करते हैं और उनके फार्मूले डिस्कस करते हैं जो आपने जेहन में रखने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड, यानी डीबीएम विद नो ग्रोथ। नो ग्रोथ, ठीक है। अगर आपने डीबीएम दिया हो और आपको कहा जाए कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो और ग्रोथ गिवन ना हो, तो आपने इस फॉर्मूले को यूज करना। ठीक है, इस फॉर्मूले, और वो फॉर्मूला क्या है इसका, RE या KE इज इक्वल टू D/MV। अब यहाँ पर RE, तो अभी मैंने आपको बताया RE क्या है, दैट इज RE इज नॉन एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। Here D stands for dividend. D stands for dividend. अच्छा, अब आपका क्वेश्चन मेरे बड़ा वैलिड है कि मैंने ये चेंज क्यों किया मोड। देखो, आज का जो लेक्चर है ना, इसमें जो फार्मूलाज है वो मैं एक्सेल में नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने ये टेबल यूज की है, यानी ये बोर्ड यूज की है, और इसके थ्रू जरा इजीली आप अंडरस्टैंड करें। ठीक है, डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड और एम स्टैंड्स फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, और परसेंटेज में निकालना हो तो इसी को फार्मूले को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज नॉन एज डीबीएम, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, अब इसकी मैं पहली एग्जांपल लेता हूं। इसके अंदर ये एग्जांपल इससे रिलेटेड है।
ठीक है, suppose a company is currently paying a dividend of rupees 0.80 per share, whereas market value of share is rupees 10 rupees 50 पैसे। वो आपसे कहता है जी कैलकुलेट करो आर ई या के ई, आपने आर ई या के ई कैलकुलेट करना। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। देखो आपको फॉर्मूले के मुताबिक आर ई में क्या चाहिए। फर्स्ट थिंग इज द डी, डी फॉर डिविडेंड। देखो इस क्वेश्चन में डिविडेंड दिया हुआ है 0.80 पर शेयर, यानी 0.80 डिवाइडेड बाय, उसके बाद मुझे मार्केट वैल्यू चाहिए शेयर की जो कि गिवन है 10.50। अब इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट, फार्मूले में मैंने नहीं लिखा, लेकिन हम नॉर्मली इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं परसेंटेज में। अब इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें 0.8 डिवाइडेड बाय 10.5 और परसेंटेज पे कन्वर्ट किया तो 7.62, यानी मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 7.62%, यानी मैं 7% रिटर्न दे रहा हूं इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, ये हमारा पहला मॉडल था जिसको हम कहते हैं दिस वन विद विदाउट ग्रोथ। ठीक है, लेकिन अगर ये मैं विद ग्रोथ में कन्वर्ट करूं, विद ग्रोथ, अब मैं लेता हूं डीबीएम विद ग्रोथ। डीबीएम विद ग्रोथ। अच्छा, इसमें जो हमारा फार्मूला यूज होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, इस पे जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो है आर ई इज इक्वल टू डी, यानी डिविडेंड इनटू 1 प्लस जी, जी फॉर ग्रोथ, डिवाइडेड बाय एमवी मार्केट वैल्यू प्लस जी ग्रोथ। अब यहां पर अगर आप देखो तो सिर्फ एक लफ्ज का इजाफा हुआ है, यानी डी हम पढ़ चुके हैं ऊपर वाले फार्मूले में, एमवी मार्केट वैल्यू हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ जी का है। जी स्टैंड्स फॉर व्हाट? जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ। इट्स वेरी सिंपल, जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने ग्रोथ अप्लाई कर। अब अगर इसी तरह मैं लिखूं जी कि अगर डाटा में मैं इस तरह लिखता हूं, एक और एग्जांपल में, अ कंपनी इज currently paying a dividend of rupees 1.15 per share, and expected growth in dividend
shall be 3%। यानी हमारी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है डिविडेंड में, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 3% है। इसको तो ठीक लिख लेते हैं, 3%। द मार्केट प्राइस वैल्यू पर शेयर इज ₹12 पर शेयर। ठीक है। अच्छा, अब हमें इसको कैलकुलेट करना। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ है RE इज इक्वल टू डी डिविडेंड। अब डिविडेंड हमारा जो है इसमें कितना है जी, हम कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है, 1.15 इंटू 1+G। ग्रोथ कितनी है, और ग्रोथ देखे वो कह रहे हैं जी ग्रोथ जो है डिविडेंड की वो 3% होगी, यानी इंटू 1+0.03, ये ग्रोथ आ गई। होल डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन है, इस वक्त जो शेयर है वो 12 रुपीज का है। 12, इतने हिस्से को हम जब कैलकुलेट करेंगे, अब इसको प्लस कर दे ग्रोथ, और ग्रोथ है हमारे पास 3%, 0.03। अब इस फार्मूले को जब सॉल्व कर लूंगा, अब अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 दूंगा। ठीक है, ये खुद खुद परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सारी कैलकुलेशन हम जरा कैलकुलेटर पे करते हैं, यानी 1.15 इंटू, अब 1+0.03 किया तो इंटू 1.03 हुआ, इसको डिवाइड कर दिया हमने 12 पर और प्लस कर दिया 0.03, तो ये बनता है, और 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो 12.87%। यानी कंपनी का जो इस वक्त डिविडेंड है जो पे कर रही है, जो कॉस्ट पड़ रही है कंपनी को, वो 12.87%। ये याद रखिएगा, ये जो RE या KE मैं निकाल रहा हूं, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने वैक निकाला। वैक में मुझे अगर ये KE गिवन ना हो, जैसे ये 15% मैंने लिखा, तो फिर हम इसको इस मेथड से कैलकुलेट करें। ठीक है, अब आ जाए इसी मेथड में DBM ग्रोथ। ठीक है, DBM ग्रोथ में समटाइम ऐसा होता है, इन DBM ग्रोथ मॉडल, यानी मॉडल मेरा DBM ग्रोथ है, एग्जामिनर has not provided us G। G stands for growth। यानी हमें ग्रोथ देखे, DBM ग्रोथ मॉडल, अगर DBM ग्रोथ मॉडल है तो डेफिनेटली मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे एक ग्रोथ चाहिए। तो ग्रोथ क्वेश्चन पे गिवन नहीं है। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट G, अब हम कैसे कैलकुलेट करें, हाउ टू कैलकुलेट G। G को कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड, मेथड नंबर 1, इसको हम कहते हैं एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशन मेथड होता है ऑफ हिस्टोरिकल ग्रोथ, यानी पास्ट डाटा को लेते हैं और पास्ट डाटा में से एक ग्रोथ फाइंड आउट करते हैं, हिस्टोरिकल ग्रोथ। और दूसरा मेथड जो होता है उसको हम गॉर्डन
मेथड कहते हैं, GORDON, गॉर्डन्स रिटेंशन मॉडल। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी रकम कंपनी अर्न करती है प्रॉफिट, वो सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती शेयर होल्डर, जो कि यकीनन ऐसा ही है। बस अगर कंपनी ने 100 रुपीज अर्न किए तो सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, वो लाइक 30% कर रही है तो 70% बिजनेस में होल्ड करे। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है होल्ड करने का, उससे बिजनेस ग्रो करता है। तो उस मेथड में आप उसकी मदद से ग्रोथ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों मेथड्स में जो फार्मूला यूज होना है वो जरा देखते हैं। ये जो एक्स्ट्रापोलेशन है, इसमें जो हम फार्मूला यूज करते हैं, मेथड नंबर 1, जी निकालने के लिए इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे जी, G इज इक्वल टू ग्रोथ इज इक्वल टू VN divided by V naught raised to power 1 over N minus 1 और into 100 कर देंगे तो ये ग्रोथ। Here VN stands for value of current year। असल में ये हम कई बुक्स में VN की जगह अब DN भी लिखते हैं, यानी डिविडेंड, क्योंकि आप इसको डिविडेंड से ही ग्रोथ निकालते हो ना, कि आपने पिछले पास्ट हिस्ट्री उठाते हो और पिछली हिस्ट्री उठा के देखते हो कि कितना कितना कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। ठीक है जी, अब देखिए इसी तरह वी नॉट, इसको कहते हैं बेस वैल्यू, जिसको हम डी नॉट भी कहेंगे, यानी बेस डिविडेंड, यानी जितने साल का डाटा ले रहा हूं उस डाटा से हम इसको कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये पहली स्क्रीन में इसको अब सेव करूंगा और अगली सेव स्क्रीन में जाऊंगा नेक्स्ट में। तो अब पहले मेथड में आते हैं दोबारा, अब इस पे एग्जांपल लूंगा। The past history या past data of dividend of a company is given below। अब यहाँ पे हम लिखते हैं जी शेयर्स 17 में कंपनी ने डिविडेंड दिया रुपीस, और ये डिविडेंड पर शेयर। अब 2017 में कंपनी ने डिविडेंड दिया सपोज 1 रुपीस, 2018 में कंपनी ने डिविडेंड दिया 1.07, यानी 1 रुपये 7 पैसे पर शेयर। 2019 में कंपनी डिविडेंड दे रही है 1.18, 1 रुपीस 18 पैसा। 2020 में कंपनी डिविडेंड दे रही है 1.25 और 2021 में कंपनी डिविडेंड दे रही है 1.35। अब वो क्वेश्चन पे हमें कहता है जी कि
कैलकुलेट करो ग्रोथ। अब हम ग्रोथ कैलकुलेट करें, डीबीएम मॉडल अप्लाई करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले पहला स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे ग्रोथ। अभी मैंने आपके सामने फार्मूला लिखा था, वही फार्मूला मैं जी का दोबारा लिख रहा हूं। जी इज इक्वल टू वी एन डिवाइडेड बाय वी नॉट रेज टू पावर 1/4, रेज टू पावर 1/4 और -1। और इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये परसेंटेज में ग्रोथ कैलकुलेट। अच्छा, अब देखें इसमें वी नॉट, जिसको डी एन भी कहते हैं, वी एन और वी नॉट को डी एन और डी नॉट भी कहते हैं। यहाँ वी एन जो है ना, ये लास्ट वैल्यू, लेटेस्ट वैल्यू, इनमें से जो लेटेस्ट वैल्यू है ये लेटेस्ट वैल्यू। अब ये जो लेटेस्ट वैल्यू है यहाँ पर, ये जो बुलाएगा इसको हम कहेंगे वी एन और डी एन। और ये जो पहली वैल्यू है इसको हम बेस कहते हैं, यानी पहली वैल्यू को मैंने बेस लेना है, जिसको हम वी नॉट और डी नॉट का नाम। अब अगर यही दो चीजें मुझे चाहिए तो मैं अब इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकता हूँ। वी एन देखिए हमारे पास क्या है, 1.35 डिवाइडेड बाय वी नॉट 1 रेज टू पावर 1/4। ये तो एन है, यहाँ तो फार्मूला है। और 1/4, अच्छा 4 क्यों लगाया, डाटा तो 5 ईयर है। याद रखिएगा जो बेस ईयर होता है उसको हम इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं, अगर मैं 5 साल का डाटा देता हूं और आपसे कहता है चेंज निकाल दो, आप इसमें 4 साल की चेंजेस निकाल सकते हो, आप 5 साल की चेंजेस कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी 17 से 18 एक साल, 18 से 19 2 ईयर्स, 19 से 23 ईयर्स और 20 से 21 4 ईयर। इसलिए एन जो है मैंने 5 नहीं लिया, 4 लिया और इन -1 और इनटू 100। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन जो है ये हमारी होगी साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, 1.35 डिवाइडेड बाय 1 रेज टू पावर 1/4 -1 और इनटू 100। अब इसको मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया है तो ये 7.79% है। यानी मेरी जो ग्रोथ है वो 7.79%। ठीक है, इसको हम एवरेज ग्रोथ भी कहते हैं, एवरेज ग्रोथ। अब जब ग्रोथ निकल आई, अब सेकंड स्टेप पे हम कैलकुलेट करेंगे आर ई, या जिसको के ई भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी, ये तो हमने पहले फार्मूला पढ़ा था, डीवीएम वाला, डिविडेंड वाला। तो वो फार्मूला क्या था, डी, यानी ये अब मैं के ई निकाल रहा हूं या आर ई निकाल रहा हूं। और इसमें फार्मूला क्या हमने पढ़ा था, डी इंटू 1+G डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू और प्लस जी। अब डाटा में मैं एक चीज और ले लेता हूं कि यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो ₹32। ठीक है। अब इसके मुताबिक अगर कैलकुलेट करें तो देखिए डी क्या है, डिविडेंड। अब ये डिविडेंड कौन सा है, ये जो लास्ट ईयर का डिविडेंड दिया ना, जो डीएन कहते हैं, वही मेरा डी क्लाइन, यानी बिल्कुल लेटेस्ट। यानी अभी आपने लास्ट ईयर जो डिविडेंड पे किया वो 1.35 है। और आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि हर साल 7.79 इंक्रीज हो जाएगा, यानी 1 प्लस 0.779
होल डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू जो अभी मैंने आपके सामने लिखी 32, इतना हिस्सा हो गया, प्लस ग्रोथ 0.779, और इसके बाद में अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पर, तो ये कितना आएगा जी, 1.35 इंटू 1.779 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 0.77.0, सॉरी यहाँ पर भी जीरो आएगा और यहाँ पर भी जीरो, ये गलती कैलकुलेशन हो गई थी, दोबारा कैलकुलेट करते 1.35 इंटू 1.0779 डिवाइडेड बाय 32 और प्लस 0.0779, ये आंसर आता है जी 12.34%, 12.34%। दिस इज द फाइनल आंसर जो के ई और आर ई हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। दिस इज 12.34%। ठीक है, आगे चलिए। ये पहला मेथड है, अगर ग्रोथ गिवन ना हो तो कैसे ग्रोथ को कैलकुलेट करो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मेथड बहुत आसान है, मेथड नंबर 2, ग्रोथ का, और वो उस मेथड को हम कहते हैं गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। इसको हम गॉर्डन ग्रोथ मॉडल कहेंगे तो ज्यादा बेहतर है, वैसे इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, रिटेंशन मॉडल, ठीक है। अच्छा, अच्छा, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल पे आते हैं और इसका फार्मूला हम लिखते हैं, इसमें हम जी का फार्मूला लिखते हैं, जी इज इक्वल टू, वेरी सिंपल, जी इज इक्वल टू आर बी आर, इस तरह कर लें, बी इंटू आर, बी मल्टीप्लाई आर, या इस तरह भी लिख सकते हैं सिंपली, बी आर, यानी बी इंटू आर। हियर बी स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज बी? बी इज द रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो, यानी कितने परसेंट प्रॉफिट ऐसा है जो आपने डिविडेंड के तौर पर डिक्लेयर नहीं किया बल्कि कंपनी ने अपने पास रिटेन कर दिया, उसको हम कहते हैं रिटेंशन रेशियो। उसके बाद आर जो है यहां पर, वो रेट ऑफ रिटर्न, दैट कंपनी मेक ऑन दिस इन्वेस्टमेंट, यानी कंपनी इस इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहेगी या कितना प्रॉफिट अर्न हो। अब देखो, मैं बड़ा सिंपल, ये मॉडल कॉन्सेप्चुअली बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप बड़ी सिंपल सी बात करते हैं, सपोज आपके पास, आपने यानी हुई अर्न, हमने अर्न किया 100 रुपीज, ठीक है। अब इसमें से हमने डिविडेंड दे दिया 40 रुपीज। अब मुझे आप बताइए, अगर 100 में से 40 रुपए डिविडेंड दे रहा हूं तो ₹60 कहाँ गए? इसको हम कहेंगे रिटेन्ड इन द बिजनेस, ये बिजनेस में रिटेन किए जाते हैं। और क्यों रिटेन किए जाते हैं? इसलिए कि इसको फर्दर इन्वेस्ट किया जाए, फॉर री इन्वेस्टमेंट, इसको री इन्वेस्टमेंट के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, यानी इसको रिटेन करते हो फॉर री इन्वेस्टमेंट। और अगर आपको इसको री इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिटर्न होगा,
दैट इज नोन एज आर। ठीक हो गया? यानी ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर जो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। इट्स अ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। आप सपोज आप ये कहते हैं कि अगर हम इसको एग्जांपल में कन्वर्ट करें या प्रॉपर एग्जांपल में, अब मैं लिखता हूँ जी कंपनी इज पेइंग is currently paying dividends at 32%। यानी 32% हम कहते हैं डिविडेंड पे आउट, यानी जो अर्न करते हैं ना उसका 32% आप पे करें, 32%। ठीक है? कंपनी expected return on investment, expected return on investment, कंपनी का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है सपोज वो 11%। ठीक है? अब वो आपसे कहता है कैलकुलेट करो ग्रोथ। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। आपने करना क्या? देखिए ग्रोथ के लिए फॉर्मूला लगाइए बी। बी है रिटेंशन रेशियो, कितना अमाउंट आप डिविडेंड के तौर पर पे नहीं करते। देखो जब वो लिख रहे हैं कि 32% आप डिविडेंड पे करते हैं, तो कितना पे नहीं करते? 100 में से 32 लेस करते, यानी 68%। तो 68% को मैं लिखूंगा 0.68 मल्टीप्लाई रेट, एक्सपेक्टेड रेट कितना है 11%, 0.1। अब जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग द ग्रोथ। ठीक है? अब अगर इसको पुट करूं 0.68 इंटू 0.11 और इंटू 100 तो ये 7.48%। इस वक्त हमारी ग्रोथ जो है वो 7.8%। अब इसके बाद वही दूसरा स्टेप होता है, वो इस क्वेश्चन में मैंने डाटा नहीं लिया, वो इसी को फॉलो करोगे। उसके बाद आप के ही निकालोगे तो यहाँ जो ग्रोथ पुट करेंगे वो आप 7.48%। तो इस तरह आप इसको ग्रोथ निकालोगे। ये अभी मैंने आपके सामने पहला स्टेप किया जिसको हम नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कॉस्ट ऑफ डेट। उसकी तरफ आने से पहले मैं जरा आपके क्वेश्चंस देख लूं और उसके जवाब दे दूं। ओके, अच्छा वॉइस क्लियर आ रही है अब आप लोगों को? ये पहले बहुत ज्यादा मैसेज आए थे। ओके, अच्छा पिछले लेक्चर की शेयर नहीं हुई, आई थिंक मैंने शेयर कर दी थी, देख ले तो ये मैंने शेयर कर दी, आप ग्रुप में चेक कीजिएगा मिल जाएगी। बोर्ड ऑफ लेक्चर, अच्छा जी चले एनी अभी मेरा ख्याल है कोई आपका लेक्चर से रिलेटेड तो अस्सलाम क्वेश्चन। वालेकुम सर। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर जो आपने डिविडेंड से ग्रोथ को कैलकुलेट किया है 17, 18, 19, 20, 21 की 5 सालों की। अब सर ये डिविडेंड तो वेरिएबल होता है ना, तो यस अगर 2017 का जो डिविडेंड है लेट्स सपोज वो ₹1 है और 2021 का जो लास्ट डिविडेंड है अगर वो लेस देन
बेस वैल्यू होगा तो फिर तो ये रेट में फर्क आ जाएगा, ग्रोथ का नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव ग्रोथ आ जाएगी। तो सर उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, या हम इसको ज्योमेट्रिक मीन लगा के निकालें ग्रोथ को? एक्चुअली ये ज्योमेट्रिक मीन ही है जो फार्मूला लगाया हुआ है, अगर आप देखें तो ये ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूला, ठीक है, उसी से किया हुआ है ज्योमेट्रिक। बट सर ये फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू को ले रहा है, तो सही आएगा? वैसे करके देख लें ज्योमेट्रिक मीन से, मैंने किया नहीं, मैं इसको करके देखता हूँ एक दफा। हाँ, करके देख लीजिएगा, सही आएगा। सुबह सुबह असल में ये याद रखिएगा कि नेगेटिव ग्रोथ पे तो आप ये अप्लाई नहीं करते मॉडल। ये मॉडल जी सर। ये मॉडल अप्लाई वहां होता है जब पॉजिटिव ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ पे तो ये अप्लाई होगा ही नहीं। बट सर ऐसा हो तो सकता है ना, जैसे नेगेटिव डिविडेंड की वैल्यू तो कम ज्यादा हो सकती है, जी जी हो देन सकती फिर है, क्या लेकिन करेंगे? आप ये बताएं कि क्या सारे मेथड एक, जितने भी मेथड फाइनेंस में हम डेवलप करते हैं, क्या वो एक ही सिनेरियो में अप्लाई हो जी सकते हैं? आप फौरन कहोगे नो। नहीं तो नहीं, मैंने अभी आपको ऑफ कोर्स नहीं हो एप्लीकेशन की सकता। बात है। ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है। बट सर अगर ऐसा सिनेरियो हो जाएगा तो फिर क्या करें? ज्योमेट्रिक मीन फिर वैसे लगाएं मैनुअल जैसे लगाते हैं, एक एक वैल्यू को ऐड करके स्क्वायर रूट लेके? हाँ, उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन उसको मैं बता रहा हूँ तो उसमें डीवीएम मॉडल नहीं लगेगा, आप उसमें कैपम मॉडल की तरफ जाओ, CAPM। अच्छा डीवीएम, ओके ओके सर हाँ, ठीक है, डीवीएम लगाने ही मैं नहीं ये है कह फिर, रहा हूँ। ठीक। हाँ जी, हाँ जी, फिर डिविडेंड बेस नहीं कर सकते ना, क्योंकि वहां पे वैल्यू रियलिस्टिक नहीं आएगी। तो फिर आपका बेस्ट ठीक है मेथड होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो भी मैं शुरू करूंगा। ठीक ठीक है, थैंक यू सर। है। अच्छा, दूसरे मेथड में आपने सवाल ये किया जी कि ये ग्रोथ चेंज क्यों आई, कि ये मैंने अलग डाटा लिया है, उस डाटा को यूज नहीं किया, वो सेपरेट डाटा है, वो सेपरेट है, इसलिए डिफरेंट डाटा में डिफरेंट ही ग्रोथ आएगी। ठीक है, इसमें वो कोई फर्क नहीं। और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बेशक कर ले। अच्छा, अब आइएगा सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग दी मेथड 2, और ये है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल टू कैलकुलेट RE और KE, जो भी आप लफ्ज यूज करते हैं। ठीक है जी। अब इसके लिए जो फार्मूला हमने, हमारा एक फार्मूला यूज होता है, और वो फार्मूला ये है, जैसे RE से मैं स्टार्ट करूंगा, RE इज इक्वल टू, या KE कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RM। इज अ वेरी फेमिलियर मेथड, और ये बहुत आप कह लें कि पॉजिटिव, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है ये। लेकिन इसमें कुछ चीजें जो है कैलकुलेट हमें नहीं करनी, गिवन होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका जरूर सीखना चाहिए। ये बेसिकली एक अलग सब्जेक्ट होता है हमारा, ये बीटा कैलकुलेट करना, RM RF कैलकुलेट करना, जो आपने स्टॉक एक्सचेंज या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिर्फ एक मॉडल या उसकी बेस पे डेवलप हुआ। अब देखिए ये चीजें हैं क्या बेसिकली, अगर मैं बात करता हूँ RF की, ठीक है जी, RF, व्हाट इज RF? इसको हम कहते हैं रिस्क फ्री रेट, यानी एस, वो रेट जहां पर किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं। देखो, ऐसा मार्केट में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट उठाते जिसके अंदर किसी किस्म की कोई भी रिस्क नहीं है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट एज सिक्योरिटीज होती है जो गवर्नमेंट आपकी इशू करती है अगेंस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, समटाइम मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कभी गवर्नमेंट इन सिक्योरिटीज को सेल करती है, कभी इनको बाय करती है, या सेंट्रल बैंक की बात करें। ठीक है, उसमें जो रेट होता है ना वो बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें रिस्क नहीं होता। ये मार्कोविस की जो थ्योरी है उसने इसको प्रूव किया हुआ है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। और अगर मैं कहूँ कि इफ द 0% इज रिस्क, 0%, रिस्क फ्री का मतलब ये है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां पर रिस्क 0% है, वहां पर रिटर्न मिनिमम होगा। इसको हम मिनिमम रिटर्न भी कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो रिटर्न आएगा, दैट इज आल्सो नोन एज मिनिमम रिटर्न।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद बीस्ट, ये जो लिखा हुआ है स्टाइल में, दैट इज बीटा। बेसिकली बीटा क्या है? बीटा इज द रिस्क, यानी जो आप रिस्क मेजर करते हो कंपनी की, यानी आप कह रहे हो वो दिस इज अ फैक्टर या रिस्क फैक्टर ऑफ कंपनीज इक्विटी शेयर्स। जितने इक्विटी शेयर्स होते हैं हर कंपनी के, उसका अपना बीटा होता है। देखो कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो हाईली, जिसमें रिस्क ज्यादा होता है, कई ऐसे होते हैं जिसमें रिस्क कम होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे शेयर्स, ऐसे इक्विटी शेयर्स, उस कंपनी से इक्विटी शेयर्स जिसका बीटा, जिसके जिससे रिस्क हाई होगा उसमें बीटा भी हाई होगा। हाई बीटा रिप्रेजेंट्स हायर रिस्क, लो बीटा रिप्रेजेंट लो रिस्क। एंड इट इज डिफिकल्ट टू से कि कितने कितने पे बीटा यानी रिस्क हाई होता है। वैसे नॉर्मली जो हम कंसीडर करते हैं तो 1 से ऊपर जाएगा तो बीटा तो वो हाई रिस्क में चला जाता है, और 1 से कम होगा तो लो रिस्क में आएगा, और 1 मॉडरेट रिस्क है। ठीक है, तो रिस्क आपकी 3 सिचुएशन होती है जिसको हम कहते हैं, आपने पढ़ा होगा फाइनेंस में कहीं ना कहीं शायद, एक रिस्क एवर्स होती है, एक रिस्क न्यूट्रल होती है, और एक रिस्क सीकर होती है। यानी रिस्क न्यूट्रल में आप क्या करते हो कि आप कोशिश ये करते हो कि उस जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां पर रिस्क कम से कम, और ये अक्सर इन्वेस्टर उस सिचुएशन में करते हैं जहां मार्केट कंडीशंस आपकी अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके आता है रिस्क न्यूट्रल, जहां मार्केट में रिस्क मौजूद है लेकिन मेजर भी किया जा सकता है। ऐसी सूरत हाल में कई इन्वेस्टर इस तरह पोर्टफोलियो सिलेक्ट करते हैं कि कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बाय करते हैं जो हाई रिस्क वाले होते हैं, और कुछ ऐसे बाय करते हैं जो लो रिस्क वाले हैं। इस सिचुएशन को हम कहते हैं रिस्क न्यूट्रल। और एक होता है रिस्क सीकर एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर जो है ये हमेशा इस चीज पर बिलीव करता है कि जितना मैं ज्यादा रिस्क लूंगा उतना ज्यादा मैं मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं अक्सर क्या करता हूँ, डू और डाई सिचुएशन के मार्केट में आए और रिस्क लेकर आ गए। अब ये आरएम क्या है? आरएम दैट इज एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट। मार्केट इन्वेस्टमेंट एज अ होल। यानी अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मार्केट में जितने भी शेयर्स है उसमें जो भी रिटर्न है उसकी जो एवरेज है वो आर है। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा लिखूं इस तरह, इसका मीनिंग क्या है? आर एम माइनस आर एम, इसको हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम। देखिए जो शेयर्स होते हैं वो रिस्क फ्री नहीं होते। ठीक है, अब देखो अगर अगर फर्ज करें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें रिस्क जीरो है, उसका बीटा जीरो आएगा। जब बीटा जीरो होगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, आर एफ आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जितना बीटा ज्यादा होता जाएगा उतना आर ई इंक्रीज होता जाएगा। हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न। तो कई, ये मैंने इसलिए रिस्क प्रीमियम का वर्ड यूज किया, कई दफा क्वेश्चन में आर एम नहीं दिया होता, वो डायरेक्ट रिस्क प्रीमियम देता। ठीक है, जितना मार्केट में रिस्क प्रीमियम हाई होगा, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा बेटर होगा, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, इससे आगे चलिएगा नेक्स्ट में। अब एक एग्जांपल इसकी कर, अच्छा इसमें अब आप कहते हैं जी सपोज रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो
हमारे पास 5% है और एवरेज मार्केट रिटर्न जो है वो 12% है। यानी मार्केट में अगर इन्वेस्ट करूं तो एवरेज रिटर्न जो है वो 12% है। एंड कंपनीज इक्विटी बीटा, और कंपनी का इक्विटी बीटा जो है दैट इज 1.145, 1.15। ठीक है, आपसे कहता है जी कैलकुलेट करो आर ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो फॉर्मूले के मुताबिक मुझे क्या क्या चाहिए, आर एफ होता है रिस्क फ्री रेट। और जैसे मैंने भी बताया रिस्क फ्री रेट जो होता है वो है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर होता है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा मैंने रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 5%। ये जो 5% है दैट इज नॉन एज आर एफ। अच्छा, अब उसके बाद बीटा का जो अलग है, तो दिस इज वेरी सिंपल, इट इज गिवन दैट इज 1.15, दैट इज बीटा। अच्छा, ये अब 12% क्या है, ये लिख रहे हैं जी कि आपका आर एम यानी एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट एज अ होल, ये जो 12% है दैट इज नॉन एज आर एम। अब अगर यही वैल्यूज मैं पुट करता हूं ऊपर फॉर्मूले में, तो देखिए आर ई क्या आता है, आर एफ 5%, 0.05 प्लस बीटा 1.15 इंटू आर एम है 12%, 0.12 माइनस आर एफ 0.05%। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये तो 0.05 आ गया, पहले उस हिस्से को कैलकुलेट करते हैं। इसको अगर कैलकुलेट करें तो देखिए कितनी वैल्यू आती है, 1.12 माइनस 0.05, और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 1.15 से, दैट इज इक्वल टू 0.0805। अब इसको प्लस कर लो 0.05 में, तो ये आ रहा है 0.1305। और अब अगर मैंने इसको परसेंटेज में लिखना है तो आई कैन राइट इट, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 13.05, 13.05 is the cost of equity. This is the second. ठीक है, अभी जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसमें ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल इससे रिलेटेड गिवन है, उसको भी आपने जरा कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अभी मैं इसको जरा सेव करके अगली स्लाइड पे जाऊंगा। अच्छा, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आने से पहले अगर आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दें, देखिए कोई क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मेथड, अच्छा नोट्स मैंने आखिर अभी वो शेयर किए थे प्लेटफॉर्म में, वो आपको मिल जाएंगे शायद क्लास के बाद मिल जाएंगे। ठीक है, शायद क्लास के बाद आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब हमारा दूसरा हिस्सा आता है इसका, कॉस्ट ऑफ डेट। ये तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा, डेट और इक्विटी में एक चीज जो है वो डिफरेंस क्रिएट करती है, और वो क्या। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ, आर एफ और बीटा का कॉन्सेप्ट। ओके, देखिए आर एफ बेसिकली ये होता है कि मार्केट में, सपोज चले मैं आपको इस तरह समझाता हूँ, मार्केट में 3 इन्वेस्टर होते हैं। असल में ये चीज है फाइनेंस से रिलेटेड, हमारे सिलेबस में सिर्फ इसका टच है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाता हूँ तो वो फिर पूरे टॉपिक्स बनते हैं।
इसलिए मैं बड़ा जरा ब्रीफली समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जरा देखते हैं यहाँ पर। देखिए एक पर्सन है जो एक इन्वेस्टर है, उसकी अप्रोच है कॉन्जर्वेटिव। ये अप्रोच की बात करें, कॉन्जर्वेटिव अप्रोच ये होती है, वो ये कहता है जी कि मैं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करूं जहां पर मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर हो जाए, इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाए, चाहे मुझे उस पर रिटर्न कम ही क्यों ना मिले। इसका मतलब दैट इन्वेस्टर इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क, नॉट टेकिंग एनी रिस्क। और जब वो किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले रहा, तो इसका मतलब उसका रिटर्न मिनिमम होगा, और वो रिटर्न लाएगा आर है, रिस्क फ्री रिटर्न। अब मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो डेट के हैं या इक्विटी के, इनमें कुछ ना कुछ तो रिस्क मौजूद होता है। एक वाहिद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसी हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऐसे हैं जिसके अंदर किसी किस्म का कोई रिस्क मौजूद नहीं है। रिस्क कहते हैं किसको है? देखिए मैंने शेयर्स लिए किसी कंपनी के, वो कंपनी डूब गई, वो कंपनी भाग गई, या उस कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी वर्स्ट हुई कि वो लिक्विडेशन में चली गई और हमें कुछ भी नहीं मिला, इसको हम कहते हैं रिस्क। लेकिन गवर्नमेंट में के केस में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की जितनी सिक्योरिटीज होती है वो आपकी प्लेज्ड होती है, यानी उसके अंदर सिक्योर्ड होती है, आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, इसलिए आप इसको रिस्क फ्री रेट कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब इन्वेस्टर जो है अपनी अप्रोच को चेंज करता है और एक्टिव अप्रोच की तरफ जाता है, कंजर्वेटिव से। एक्टिव अप्रोच हम ये कहते हैं कि ऐसा इन्वेस्टर हु एंजॉयज टू टेक रिस्क। हाँ अलबत्ता इसके अंदर थोड़ा सा फर्क ये होता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, कि कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो ज्यादा रिस्क लेते हैं और कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो लो रिस्क लेते हैं। मतलब फॉरेक्स में जो शख्स काम कर रहा है, जो इन्वेस्टर फॉरेक्स में पैसा लगा कर बैठा है, तो यकीनी बात है वो हाई रिस्क पे, वो उसकी अप्रोच ही ये है कि मैं हाई रिस्क लेता हूँ। लेकिन जब वो हाई रिस्क ले रहे हैं तो उसका जो बेसिकली मार्कोविक्स ये कहता है कि जब वो हाई रिस्क ले रहा है तो जिस इंस्ट्रूमेंट्स को बाय कर रहा है उसका बीटा हाई है। बीटा खुद कहते किसको है? रिस्क को। ऐसी चीज, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर रिस्क हाई होगा, याद रखिएगा उसका बीटा भी हाई होगा। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका रिस्क कम होगा उसका बीटा भी कम होगा। ठीक है, तो जितना बीटा हाई होगा उतना जो के ई जो है, जिसको आर ई भी कहते हो, वो भी हाई होता जाए। ठीक है, तो बेसिकली हम मार्केट में प्रीमियम ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। जब ज्यादा रिस्क लेते हैं तो ज्यादा प्रीमियम लेते हैं। तो जो इसके दरमियान हाई रिस्क में आप आर एम की तरफ जो रिटर्न लेते हैं उसको हम मार्केट रिटर्न कहते हैं, एवरेज मार्केट रिटर्न। ये बेसिक थोड़े से मैंने फिर कोशिश की है आपको ब्रीफली इन कॉन्सेप्ट को समझा दूं। अदरवाइज पूरी आपको मिलर की और जो इसकी थ्योरीज है ना उसको पढ़ना पड़ता है, इस तब जाकर ये सारे चीजें क्लियर होती हैं। अभी इतना ब्रीफली करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि ये आपका सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेशन तक है। और ये चीज जो हिस्सा मैं करवा रहा हूँ कि आज तक पेपर में नहीं आया हुआ, लेकिन इसलिए करवा रहा हूँ कि ये आपका जो टाइटल है सिलेबस का वो इसके में शामिल है, किसी वक्त भी आ सकता है। तो इसलिए मैंने इसको इसको लिया है। ये आप पास पेपर में एक सवाल भी इसका नहीं मिलेगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना। हाँ अलबत्ता वो जो वैक है उसका जरूर है, यानी वैक का डायरेक्ट वैक निकालना हो तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन, जहां गिवन ना होगी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो आर एफ है वो है जिसमें रिस्क नहीं है और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। और हाई रिस्क वो है जहां पर प्रीमियम आर एफ जो है वो है जहां पर हाई रिस्क है। ठीक है, मेक और बाय और फर्दर प्रोसेसिंग के पास पेपर के क्वेश्चन करवा दूं। ठीक है मैं करवा दूंगा। देखिए मैंने कोर्स भी साथ साथ लेके चलना है और बहुत से क्वेश्चन करवाए, इतनी प्रैक्टिस जो है ना, मैं ईमानदारी से बताऊं मैंने भी कभी नहीं करवाई जितनी आप लोगों को करवाई, क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट करना होता है। तो बहुत से क्वेश्चन मैंने फिर भी आपको करके दिए थे क्लास में, कुछ खुद भी ट्राई करो, मैं इंशाल्लाह और मैं भी ट्राई करूंगा। अगर रमजान में थोड़ा सा टाइमिंग का टाइम कम होता है मेरे पास, तो आपको पता दूसरे मामला भी होते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो डिविडेंड बेस पे आपको, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 5 और 4 जो है
इसको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए अगर आप पिछली स्लाइड में जाएंगे तो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था दिस वन। चलिए मैं उसको ओपन नहीं भी करूँ तो वैसे नजर आ जाएगा आपको, इसको कोई मसला नहीं है। आई थिंक ये वाला डाटा था। अच्छा ये देखिए, ये 5 साल का मैंने डाटा लिया था। अब 5 साल में आपने एन, मेरा आपका क्वेश्चन ये है कि N4 क्यों लिया जबकि नजर 5 आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है कि 5 साल का डाटा है। मैं एक दफा फिर सवाल करता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन आपसे। मैं कहता हूँ जी कि आप 2020 में जो सेल बढ़ी है वो बताओ कितनी। मेरा सवाल आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा है कि 2021 में आप कितनी सेल बढ़ी है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। आपको कितने साल का डाटा चाहिए? आप फौरन कहोगे आई नीड 2 years डाटा, ठीक है। यानी 2021 का भी और 2020 का। जब 2 साल का डाटा दिया हो तो इसमें कितने नंबर ऑफ चेंजेस मैं मेजर कर सकता हूँ? ओनली वन, इसलिए वन लेंगे। अब इसी तरह जब 5 साल का डाटा, 5 साल में कितने कितनी वेरिएशन हुई? 5 वेरिएशन नहीं, बल्कि 5 साल के डाटा में मैं 4 वेरिएशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे 1 से 1.07, 1.07 से 1.18, 1.18 से 1.24 और 1.24 से 1.35। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात जी, विच कम 7.48। ठीक है, 68 और 11 कैसे है? देखिए ये दोबारा देख ले यहाँ पर, ये जो 68 है ये आप पूछ रहे हो कि ये कहाँ से है। 68 बेसिकली है क्या? बी। व्हाट इज बी? रिटेंशन रेशियो। यानी अगर कंपनी जो है वो 32% डिविडेंड पे कर रही है, 32%, 100 में से 32 पे कर रही है, कितना डिविडेंड रिटेन कर रही है, कितना प्रॉफिट रिटेन कर रही है, सॉरी डिविडेंड कह रहा हूँ, कितना प्रॉफिट रिटेन कर रही है, ठीक है। तो 68%, यानी ये जो आपका निकला है 68 जो परसेंट है दिस वन, ये कैसे कैलकुलेट हुआ? यानी इसको अगर मैं यहाँ लिंक करूं, 100 माइनस 32 इज इक्वल टू 68, और इसको फिर परसेंटेज में करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, ठीक। और ये 11% तो क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 11%, 11% 0.1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा। ओके, दोबारा उसी फाइल पे आता है। ठीक है, अब आप कॉस्ट ऑफ डेट की बात कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डेट जो मैं बात कर रहा था, अच्छा ये चीजें तो आपके क्वेश्चन बीच पे आ गए थे, मैंने समझा दिया। ओके, कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह आपको बेक और बाई के नेक्स्ट क्लास रख लेते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको बिल्कुल करवा दूंगा। मैं आपको क्वेश्चन कुछ और भी निकाल के भेज देता हूँ, और ये भी करवा, पास पेपर के जितने क्वेश्चन है बेक और बाई के, वो आपको करवा, ठीक है। बस इंशाल्लाह आपको नाराज नहीं करता, आप परेशान हो। अच्छा जी, आइएगा कॉस्ट ऑफ डेट में। आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, इस वजह से भी कंप्लीट किया था। ओके, देखिए मैं फिर वो दिन आता हूँ, डेट और इक्विटी में एक फर्क है। जब मैंने शुरू किया था आपको याद है कि मैंने कहा था इक्विटी पर डिविडेंड, इक्विटी पर पे हम डिविडेंड पे करते हैं। उसके बाद डेट पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, डेट पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। अच्छा अब देखिए,
जब आप डिविडेंड पे करते हो, कंपनी जब डिविडेंड पे करती है तो ये कंपनी का एक्सपेंस नहीं है, यानी डिविडेंड इज नॉट एक्सपेंस ऑफ कंपनी, ये कंपनी का एक्सपेंस नहीं। लेकिन जब कंपनी डेट पर इंटरेस्ट पे करती है, कंपनी डेट पर इंटरेस्ट पे करती है, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट जो है वो कंपनी का एक्सपेंस बन जाता है, और एक्सपेंस बन जाने की वजह से कंपनी को उस पर टैक्स सेविंग होती है, टैक्स सेविंग। इसलिए अक्सर हम जो कॉस्ट ऑफ डेट है उसको हम लिखते हैं के डी, नॉर्मली जो के डी लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लिखते हैं के डी इंटू 1 - टी, यानी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या है। यानी कॉस्ट ऑफ डेट अगर फर्ज करें, देखो मैं बहुत सिंपल बात बताता हूं कि अगर आप एक बॉन्ड इशू करते हो, बॉन्ड इशू करते हो 1000 रुपीज, और उस पर जो आपका इंटरेस्ट है वो 8% है, 8%, ठीक है। और टैक्स जो है, टैक्स रेट जो है वो अगर मेरा 30% है, अगर मैं आपसे कहूं के डी इंटू 1 - टी निकालो, इसको कहते हैं के डी इंटू 1 - टी, का मतलब है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे निकलता है? सिंपल केडी का मतलब है कि बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। ये जो सिंपल केडी है ये बिफोर टैक्स है, और इंटू 1 - टी करूंगा तो ये आफ्टर टैक्स हो जाए। अब अगर इसके मुताबिक कैलकुलेट करूं तो इंटरेस्ट कितने परसेंट था? 8%। ये देखो 0.08 इंटू टैक्स 30% है, तो 1 - 30%, यानी इसका मतलब 30% का आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। असल में जो टैक्स आपका जो इंटरेस्ट है या कॉस्ट ऑफ डेट है, आप 8% पे नहीं कर रहे, बल्कि कम पे कर रहे हो ड्यू टू सेविंग ऑफ टैक्स। अब इसको कैलकुलेट करो, 0.08 इंटू 0.7, और इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यदि 5.6% आ जाए, दिस इज नॉन एज कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। अब हम जरा कॉस्ट ऑफ डेट की तरफ फर्दर मूव करेंगे कि ये कैलकुलेट कैसे किया जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट। ये तो अभी मैंने सिंपल बताया, कॉस्ट ऑफ डेट जो जब भी लेना है ना, आपने आफ्टर टैक्स लेना, आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स नहीं लेना। आपने जब भी लोगे आपने आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना है, बिफोर टैक्स कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। ओके, अब इसमें मुख्तलिफ चीजें आती हैं, जिसमें सबसे पहले आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ इररिडीमेबल डेट। इररिडीमेबल डेट्स को हम परपेचुअल बॉन्ड्स भी कहते हैं, ऐसे बॉन्ड्स जो आपने इशू किए फॉर लाइफ टाइम, यानी ये वंस इशूड, ये वापस नहीं है, आपको रिटर्न मिलता रहेगा। एक दफा आपने ले लिए कंपनी से, और कंपनी हर दफा आपको प्रॉफिट पे करती रहेगी, ठीक है। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालें? अब ये चीजें जरा आप फार्मूले आज नोट करने हैं सारे आपने, खास तौर पे ये वैसे मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। इसके साथ ये एक्चुअली लिंक होगा आपका ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का वो जो गूगल ड्राइव है उस पर जाएगा, और ये लिंक होगा। अब लिंक ओपन करोगे तो ये फाइल्स ओपन हो जाएगी, ये वहां से आप पिक्चर की फॉर्म में इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें दो चीजें मैं पहले निकालूंगा। अगर वो एग्जामिनर कहता है कि प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकालो, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, जिसको हम के डी कहते हैं। देखो डेट मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, हर डेट का मुख्तलिफ तरीका है।
ये मैं बात कर रहा हूं इररिडीमेबल डेट, जिसको परपेचुअल बॉन्ड्स का भी नाम देते हैं। इसमें हम फार्मूला जो यूज करते हैं केडी का, वो है केडी इज इक्वल टू आई, यानी इंटरेस्ट ओवर एमवी, मार्केट वैल्यू। ठीक है, इसकी जो इस वक्त मार्केट वैल्यू है वो क्या है? ठीक है, ये मार्केट वैल्यू हमने डेट सॉरी इक्विटी में भी डिस्कस किया। आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। अच्छा, अब इसी तरह अगर मैं कहता है, एग्जामिनर मुझसे कहता है जी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकालो, कॉस्ट ऑफ डेट, तो फिर मैं क्या करूंगा, और सिंपल जो केडी निकला ना ऊपर, उसको 1 - टी कर, तो ये मेरा आंसर है, केडी इंटू 1 - टी, टैक्स रेट माइनस कर। ठीक है, इस हिस्से के लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेता हूं। यहाँ ये हिस्सा मैंने सेपरेट कर। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। फर्ज करें कंपनी ने कूपन रेट है, कूपन रेट ऑफ इररिडीमेबल बॉन्ड, इररिडीमेबल बॉन्ड का कूपन रेट जो है वो 6% है। कूपन रेट क्या होता है कि वो रेट है जो कि बॉन्ड के ऊपर लिखा हुआ है, यानी ये बता रहे हैं कि 6% कंपनी उस पर इंटरेस्ट हमें पे करेगी। ठीक है, उसके बाद आता है इस पे मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वो 98 रुपीज है, रुपीज 98। ठीक है, और टैक्स रेट 30%। अब इस एग्जाम्पल के तहत मैं ये अगर कैलकुलेट करूं, इस पर वैल्यू पुट करूं, देखिए पहले प्री टैक्स कैलकुलेट करते हैं। प्री टैक्स में मुझे आई चाहिए, इंटरेस्ट। अब आई कितना है, आई है 6। अच्छा, अब देखो ये 6% है। अब मैंने अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करना है, याद रखिएगा इस वक्त मार्केट वैल्यू बॉन्ड की 98 है, तो पार वैल्यू कितनी होगी, ऑलवेज अज्यूम पार वैल्यू इज 100। ठीक है, ये जो बॉन्ड की जो पार वैल्यू है वो 100 होगी। अच्छा, ये पता वैसे क्या से लगा, अगर वो मार्केट वैल्यू 980 देता तो मैं 1000, यानी ये या 100 होती है या 1000, 10 नहीं होती, 10 शेयर्स की होती। तो इसलिए हम इसको 100 का 6% लेंगे तो 6 ही आएगा, या 6 रुपीज इंटरेस्ट। और अगर ना भी समझ आए तो बस सिंपल 6 ले लो, जिस तरह मैंने लिया। और मार्केट वैल्यू है 98, और अगर मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी इसको कर दूंगा। अब इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 6 / 98 इंटू 100, जो कि बनता है 6.12%। ये मेरा कॉस्ट ऑफ डेट आता है, ये प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है, प्री टैक्स। अब पोस्ट टैक्स निकालना है तो मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, ये प्री टैक्स लेता हूं 6.12% और इनटू 1 - टैक्स रेट। अब देखो टैक्स रेट है 30%, यानी 0.30। अब अगर इसको मैं 6.12 को मल्टीप्लाई कर दूं 1 - 0.3, यानी 0.7 से, तो ये 4.28% जो है, दैट इज नॉन एज पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। एक कॉस्ट ऑफ डेट आया आपके पास 6.12, एक कॉस्ट ऑफ डेट आया 4.28। ये दो कॉस्ट ऑफ डेट मेरे पास आ रहे हैं, राइट। अच्छा, अब इसके बाद आ जाए वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डेट। ये तो था इररिडीमेबल। अब इररिडीमेबल के बाद रिडीमेबल की वैल्यू कैसे निकालें, नई स्क्रीन लेते हैं।
ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। केडी इज 0.08, ये जो मैंने आपको दिया इसको रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। देखिए 8% जो मैंने लिया था, पिछली स्लाइड पे जाना पड़ेगा मुझे, इसको ओपन करते हैं। 23 8% जो आप कह रहे हो कैसे आया, दिस वन, ये क्वेश्चन में गिवन, अगर आप देखो तो दिस इज गिवन इन अ क्वेश्चन, दिस ये क्वेश्चन के अंदर गिवन, ये वो है। चलिए, इनरीडेबल टेक्स्ट में प्री टेक्स्ट और पोस्ट टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट रिपीट कर। अच्छा देखो, प्री टैक्स का मतलब है कि टैक्स देने से पहले इंटरेस्ट रेट क्या है, ठीक है, हमें कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और कॉस्ट हमेशा कैलकुलेट होती है मार्केट वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर, ठीक। तो 6.12% जो मैंने कैलकुलेट की वो मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट की। ये देखिए मैंने क्या किया, 6 डिवाइडेड बाय 98, यानी 6 क्या है इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन है, और एन क्या है मार्केट वैल्यू जो कि 98 की है। तो 6 डिवाइड बाय 98 किया इनटू 100, तो 6.12 जो है ये मेरी कॉस्ट ऑफ डेट आ जाए, ठीक है। और पोस्ट टैक्स में ये होता है कि आपने इस पे जो टैक्स बेनिफिट है वो माइनस करना है। देखो अगर मैं 6% पे कर रहा हूँ और टैक्स की वजह से मुझे 2% बच रहा है, तो मुझे असल में कॉस्ट 4% है, ये वो चीज है। यानी 30% टैक्स रेट की वजह से 70% जो है वो मुझे कॉस्ट होगी, यानी इसका 70% कॉस्ट जो है 4.28 जो है वो मेरी कॉस्ट ऑफ टैक्स पोस्ट अप्लाई। केडी तो इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ डेट होता है प्री टैक्स, यस केडी प्री टैक्स होता है, फिर उसको पास्ट पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करते हैं। एक प्री टैक्स होता है और उसको पोस्ट टैक्स में हमने कन्वर्ट करना, ठीक है। 100 इसलिए ली है कि आपको मार्केट वैल्यू 98 दी हुई है। असल में मार्केट वैल्यू ना बॉन्ड की, ये बुक वैल्यू से पार वैल्यू से बहुत, यानी जिसको फेस वैल्यू कहते हैं, फेस वैल्यू से बहुत कम जो है मूव करती है, थोड़ी सी ऊपर नीचे जाती है। यानी अब अगर 98 है, या आपको मार्केट वैल्यू 102 दी हुई है, 101 दी हुई है, 102 दी हुई है, या मार्केट वैल्यू 98 दी हुई है, 99 दी हुई है, तो ये बेसिकली इसकी जो मीन वैल्यू होती है ना, सेंटर वैल्यू, वो 100 रुपीज है, इसलिए हम इसको 100 अज्यूम करते हैं और उसके बाद बेस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो पोस्ट टैक्स में मैंने केडी 6.12 क्यों लिया कि देखो पहले मैं प्री टैक्स लूंगा, उसको कन्वर्ट करूंगा पोस्ट टैक्स। ये जो प्री टैक्स निकाला है पहले इसको लेकर आऊंगा यहाँ पर, और उसके बाद इसको कन्वर्ट करूंगा पोस्ट टैक्स में। जब ये पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उस वो मेरा केडी इंटू 1 - दिस केडी इंटू 1 फार्मूले के। केडी 8% नहीं है, वो आप पिछला क्वेश्चन देख रहे हो, देखो ये क्वेश्चन है ना, ये मैंने इसलिए आपको ये लगा दी, 8% तो है ही नहीं, ये तो है कितना 6%, ये देखो इसमें तो 6%, 8% है ही नहीं, ये 6% है। ये जो 8% है वो अलग क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन है, उसका इससे कोई मतलब, ऊपर वाला हिस्सा अलग है और ये सब। ओके, अच्छा अब आप बात कर रहे थे रिडीमेबल डेट। अगर रिडीमेबल डेट दिए इसकी कॉस्ट कैसे निकालें, इस पे कुछ मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ जो बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने कैलकुलेट क्या करते हैं,
आपने कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज टिल इट्स मेच्योरिटी, क्योंकि ये रिडीमेबल है, तो जो रिडीमेबल है तो उसकी मेच्योरिटी है टिल इट्स मेच्योरिटी। ठीक है, और यहां पर आपने जो रेट लेना है, यानी जो डिस्काउंट करते हो, द रेट ऑफ डिस्काउंट शुड बी प्री टैक्स, यानी टैक्स से पहले का जो डिस्काउंट रेट है वो ले, डिस्काउंट कर, डिस्काउंट जो आप प्रेजेंट वैल्यू वो एनपीवी वाले में पढ़ चुके हैं, तो नई चीज नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो पहला काम ये करना है कि आपने फ्यूचर कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो से मतलब क्या है? देखिए, जब आप एक डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करते हो, 5 साल के लिए आपने एक इंस्ट्रूमेंट इशू किया, आप कहते हो जी कि हमने 10% रिडीमेबल बॉन्ड इशू किया 5 साल के लिए, फॉर 5 years। इसका मतलब क्या है? क्या जो भी इसको खरीद रहा है, जो भी इसको खरीदेगा, उसको 5 साल तक 10% कैश मिलता रहेगा, यानी 10% इंटरेस्ट की फॉर्म में उसको कैश मिलता रहेगा। और ये जो कैश मिलेगा ये प्री टैक्स है, इसलिए हम जो डिस्काउंट इसको करेंगे वो भी प्री टैक्स रेट होगा। ठीक है, अच्छा, अब 5वें साल के एंड पे आपको असल रकम भी वापस मिल जाएगी, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट कैश फ्लो, राइट। दूसरे नंबर पे आप कैलकुलेट करोगे मार्केट वैल्यू ऑफ लोन स्टॉक या मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। जब मार्केट वैल्यू निकल आएगी तो उसके बाद फिर हम इजीली कॉस्ट ऑफ डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, अब यहाँ बेसिकली ये जो मैंने मेथड लिखा है ये मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए, अगर मुझे मार्केट वैल्यू निकालनी है बॉन्ड की तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब इसमें टाइम काफी कम है, 4 मिनट में इसको शुरू नहीं कर रहा। दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। देखो, प्रोफेशनल स्टडीज में मैंने तो एक ही चीज सीखी है, पास हिस्ट्री से हम बिल्कुल लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं पास हिस्ट्री देखूं तो मुझे नहीं नजर आता कि इतना ज्यादा ये पास पेपर में आपको आया है। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले आपको अच्छी तरह आए तो पेपर ये क्वेश्चन हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं। लेकिन दूसरी तरफ प्रोफेशनल स्टडीज में मैं अक्सर ये भी ऑब्जर्व करता हूँ कि जब आपका अच्छा वक्त होता है तो वही चीज आती है जो आप प्रेडिक्ट करते हो, जब आपका बुरा वक्त होता है तो फिर आप वही जो आप छोड़ रहे होते हैं वही पेपर में आ जाते हैं। तो इसलिए प्रोफेशनल स्टडीज में हमेशा कहता हूँ कोई भी चीज छोड़ के मत जाओ। ठीक है, आप सारा कुछ करके जाओ, जो भी आ जाओ पेपर में आप कर सकते हो। Yes, ठीक है, तो बहरहाल इसको मैं शुरू नहीं कर रहा क्योंकि 2-3 मिनट है मेरे पास, तो ये जरा लंबा है, इसकी पूरी टेबल बनेगी, तो नेक्स्ट क्लास में मैं यही से शुरू करूँ। तो एक क्लास हो उसको दूंगा अब, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराने, तो अब आप क्या कहते हो कि इसको पहले मुकम्मल करूँ या क्वेश्चन करवाओगे? अब जैसे कहते हो उसके मुताबिक मैं करूँ। कोई भी स्टूडेंट जो है ना, पॉइंट ऑफ व्यू दे दो जी, क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं पूछें प्लीज, अलाउ कीजिएगा क्वेश्चन। ओके जी, ये इतना लेंथी नहीं रह गया, बस थोड़ा सा है, इसको करके फिर मैं वो अगले ही क्लास में शुरू कर, ठीक है। ये अगली क्लास में पहले इसको कंप्लीट करूंगा, फिर इंशाल्लाह इसको शुरू कर। ठीक हो गया जी। आज के क्वेश्चन के जो मैंने नोट्स शेयर किए ना, वो अभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
वो हेड ऑफिस वालों को मैंने शेयर कर दिए थे, वो आपको इंशाल्लाह शेयर कर देंगे ग्रुप में। तो उसमें ये सारे क्वेश्चन, उसमें से एक एक क्वेश्चन जो है ना, एक एक दो दो क्वेश्चन दिए हैं, उसको एक दफा कर, उसके बाद जब एंड होगा अस्सलाम। फिर कोई और क्वेश्चन। वालेकुम अस्सलाम। सर, इसके पीछे जो आपको अभी का प्रीटेक्स का आपकी आवाज बहुत कट रही है, आवाज नहीं आ रही मुझे, आवाज बहुत कट रही है। साइड में आपने जो केबल का कंसेप्ट दिया था, पोस्ट टैक्स और टैक्स, सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि उसको कंसेप्ट ये है कि प्री टैक्स से पोस्ट डेट यूज। आपकी आवाज इतनी कट रही है ना, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही, बस इतना समझ आया प्री टैक्स। सॉरी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन बहुत है। चले आप मुझे मैसेज भेज दीजिएगा क्वेश्चन का, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, मैं क्लास जो है ना वो बंद करता हूँ, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।